Okay, so now we started our the new lecture series regarding the law of tort. टॉट की यूजीसी नेट की क्राइटेरिया में या फिर कोई अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करे तो उसमें टॉट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, कैसे टॉट्स के क्वेश्चंस कवर होंगे, तो वो हम इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे. सो टॉट इज प्राइमरी इज अ दैट थिंग विच आर कम इन द मिड ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज. It's neither be a civil law nor be a criminal law when the situations are come between mid of that thing that will be covered by the law of tort. जैसे कि आपने कोई एक्ट करा विच नॉट नाइद, जो आपने कोई एक्ट करा है जिसकी टेंडेंसी तो क्रिमिनल है बट उसकी रेमेडी सिविल है, आपकी रिक्वायर्ड रेमेडी सिविल है, उस टाइप की सिचुएशंस में लॉ ऑफ टॉर्ट प्ले अ मेजर रोल. जब आपने अब्सेंस ऑफ लॉ की सिचुएशंस हुई, जब आपके पास कोई अप्रोप्रिएट लॉ अवेलेबल नहीं है किसी सब्जेक्ट मैटर किसी एक्ट के लिए, तो वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट होगा. एक लंदन की इक्विटी कोर्ट ने जो बिना स्टैट्यूट्स के वर्क करती थी, जो प्राइमरी वर्क करती थी गुड कंसाइंस, नन आर्बिट्रेरीनेस के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जब कंसेप्ट पे हमने लॉ को डील करना स्टार्ट करा और थोड़ा सा स्टैट्यूटरी लॉ और फिक्स्ड लॉ से जब हम साइड बाई हुए, तब वहाँ पे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट का कंसेप्ट क्रिएट करा. इट बिकम विद द कंसेप्ट ऑफ द ओबी जस एबी रेमेडियम. ये सिचुएशन जब आई जब आपके सामने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो प्रेजेंट था लेकिन रेमेडी प्रेजेंट नहीं थी. दैट दिस डॉक्ट्राइन सेज दैट वेयर देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट देयर इज अ रेमेडी. जैसे कि वो क्रो वाली स्टोरी में मॉरल होता था ना, वेयर देयर इज अ वे विल देयर इज अ वे. तो सिंपली ये कि जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है वहाँ रेमेडी होगी ही होगी. अब रेमेडी को सीख कैसे करेंगे? अगर आपके पास कोई स्टैट्यूट्स नहीं है, कोई रिटर्न लॉ नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे रेमेडी नहीं है. राइट तो इन्फ्रिंज हुए, वो आपके सामने दिख रहे हैं. कोई भी ह्यूमन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, एनी मॉरल एथिकल राइट है, राइट इन्फ्रिंजमेंट आपको सामने से दिख रहा है, लेकिन रेमेडी क्या है और बेसिकली एप्रोप्रिएट रेमेडी क्या है, तो उस रिगार्डिंग हमने लॉ ऑफ टॉर्ट को डेवलप करा बाय वर्च्यू ऑफ द इक्विटी कोड. बेसिक सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इन टिल नाउ इज ओनली द केसेस. प्रेसिडेंट रूल जो है, जो कोर्ट की पावर है प्रेसिडेंट की, उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप होता है. आज भी इसका कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है किसी भी कंट्री में. ये जैसे जैसे कोर्ट इनको डेवलप कर रही है ऐसे ऐसे नई फॉर्मेशन में आ रही है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया डिडेंट एक्सेप्ट द लॉ ऑफ टॉर्ट डायरेक्टली. उन्होंने डायरेक्टली लॉ ऑफ टॉर्ट को एक्सेप्ट नहीं करा, बस उनके जो कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, वो उनको हमने अपने सिविल और क्रिमिनल लॉ में कन्वर्ट कर लिया. जैसे कि आपका डेफिमेशन का लॉ है, ट्रेस पास का लॉ है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं असॉल्ट है और आपका न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है. दैट थिंग आर बी कवर्ड बाय द इंडियन आईपीसी एंड बीएनएस, जिसको हम आजकल बीएनएस बोलते हैं. और इसके अलावा कंज्यूमर लॉ है, मोटर व्हीकल एक्ट है. ये सारी चीज़ों के लिए हमने कुछ अलग से स्पेशल स्टैट्यूटरी एक्ट्स भी बनाए हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द सम ऑफ द डेफिनेशन. टॉर्ट इज द सिविल ब्रांच ऑफ लॉ. सिविल लॉ की एक ब्रांच है और टॉर्ट को हम इंग्लिश ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम. टॉटम वर्ड से ही ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग है ट्विस्टेड और ब्रेक. कोई भी चीज आपने गलत करी, इट्स अ सिविल रॉन्ग. हियर द वर्ड रॉन्ग आर गिव द क्रिमिनल टेंडेंसी एंड द सिविल गिव द सिविल टेंडेंसी. कि आपने कुछ गलत करा, देयर इज अ समथिंग रॉन्ग अकर्ड बाय यू, दैट इज द क्राइम, and that remedy are given by the civil laws, and the civil prospective remedy should be given in that type of wrong. That is the law of tort. लॉ ऑफ टॉर्ट में बेसिकली हम उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे जिनमें रेमेडी डिफरेंट है क्रिमिनल लॉ से. ये बेसिकली एक थ्योरी, अगर आपने कभी पेनोलॉजी की अगर थ्योरी पढ़ी है, विक्टिम बेस्ड थ्योरी है कि भाई आपने कोई ऑफेंस करा और पनिशमेंट हमें देनी है. पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि विक्टिम के अनुसार ही पनिशमेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई स्टैट्यूट बना दिया और कोई आपने हार्ड प्रोविजन बना दिया और आप कह रहे हैं कि भाई पनिशमेंट इससे दे दें. नहीं, विक्टिम को अप्रोप्रिएट लगनी चाहिए वो पनिशमेंट. ऑन दैट बेसिस पनिशमेंट शुड बी अ गुड पनिशमेंट या फिर बेस्ट रेमेडी हम इससे बोल सकते हैं. अब किसी व्यक्ति के यहाँ से काफ़ी मॉनिटरी लॉस हो गया, उसने केस कर दिया, केस के बाद अपोजिट पार्टी को या ऑफेंडर को सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी. सो दैट विल नॉट बी एनी गिव बेनिफिट टू द विक्टिम. विक्टिम को उसमें क्या बेनिफिट मिला? जो उसने लॉस झेला था वो तो आज भी वो झेल रहा है. हो सकता है उसे वो चाहिए ही नहीं,
और कोई जेल में रहे या ना रहे, मे बी विक्टिम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस सिचुएशंस में आप उसको इम्यूनिटी और रेमेडी कैसे देंगे? तो दैट इज द थिंग विच आर कवर्ड विद द लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ों से सिमिलर लगता है। तो पहले उसका डिस्टिंक्शन हम समझेंगे कि क्राइम से कैसे है। कॉन्ट्रैक्ट से इसकी काफ़ी डीलिंग इसलिए होती है क्योंकि ना एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है हमारी पूरी सोसाइटी में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि पहले सिविल लॉ था, क्रिमिनल लॉ कभी नहीं था। सिविल लॉ की जब ग्रीवेंसी हमने देखी वो बाद में क्रिमिनल लॉ में डेवलप हुई। पहले हमने सारी ड्यूटीज एंड राइट्स बनाए, और अगर किसी राइट के इन्फ्रिंजमेंट का ज़्यादा ग्रेव इफेक्ट है तो वो हमने क्रिमिनल लॉ में डेवलप कर दिया और उसमें पनिशमेंट ज़्यादा ग्रेव कर दी। इज इट और नॉट? सिंपली ऐसे सिविल से क्रिमिनल लॉ में ट्रांसफर हुआ। अब कुछ ऐसे लॉ जो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाए लेकिन उनका इफेक्ट ज़्यादा रहा तो वो क्रिमिनल लॉ में बने रह गए। उसी चीज़ को हम लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर करेंगे। तो हमें पहले ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सिविल लॉ से कैसे अलग है, क्राइम से कैसे अलग है, सिविल लॉ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है, ट्रस्ट से कैसे अलग है, इसके अलावा कोसाई कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है। तो दो तीन चीज़ें हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्राइम की बात करूँ तो क्राइम एंड टॉर्ट आर द कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द सीरियसनेस एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। द ऑफेंस की जो सीरियसनेस है उसका इफेक्ट है, जैसे कि क्राइम की अगर हम बात करें, दैट आर इफेक्ट एट द पब्लिक एट लार्ज, और ऑन द अदर हैंड टॉर्ट आर प्राइमरली डिफेक्टेड द प्राइवेट पर्सन। इट्स अ प्राइवेट लॉ। ज़्यादा इंडिविजुअल्स लोगों को ही ये इफेक्ट करता है, बड़े पैमाने पर लोगों को इफेक्ट नहीं करता। कुछ केसेस में करता है बट नॉट एज लाइक अ क्राइम क्रिमिनल लॉ। ऑन द डिफरेंट थिंग इज दैट द क्रिमिनल लॉ में जो आपके प्लेंटिफ होंगे, जो कंप्लेनेंट होगा वो स्टेट होगी। State will be play a major role in a case of the criminal law, but on the other hand the individual have take a initiative। व्यक्ति को खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। That is the difference with the tort and crime। It's a private wrong, it's a public wrong, it's a settlement। अब आप हम क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूँ तो वो सेटलमेंट बेस्ड लॉ है, वहाँ पे आप उसको कंपाउंड कर सकते हो ऑफेंस को। CRPC, पुरानी वाली CRPC, नई वाली नहीं, 320 सेक्शन 320 अलग से पूरी लिस्ट देता है कौन से ऑफेंस कंपाउंड हो सकते कौन से नहीं हो सकते। सो दैट मेक अ डिफरेंस। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं टॉर्ट की बात करूँ तो टॉर्ट के तो सारे ऑफेंस ही कंपाउंडेबल हैं। वहाँ पे तो सेटलमेंट ही मेजर इशू है। वहाँ पे आपको एज अ रेमेडी में कंपनसेशन चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए। ठीक। इसके अलावा अगर मैं वेरियस ऑफेंसेस की बात करूँ, जैसे कि असॉल्ट है, डेफेमेशन है, टॉर्ट है, कॉन्स्पिरेसी है, टॉर्ट इन द नेग्लिजेंस एंड न्यूसेंस है, ये सारे क्रिमिनल लॉ में कवर्ड हैं। लेकिन फिर भी इनकी डेफिनेशन में हम ग्रेविटी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है डेफेमेशन के रिगार्डिंग। अगर मैं टॉर्टियस लाइबिलिटी में डेफेमेशन की बात करूँ तो वहाँ पे ट्रुथ, अगर आज सपोज मैंने आपके लिए कुछ बोला और वो बात सही है तो दैट विल बी द डिफेंस, कि मैं कह सकता हूँ कि जी जो मैंने बोला है वो बात सच है और इन आधारों पे वो बात सच है इसलिए मैंने ये बात बोली, तो ट्रुथ इज अ डिफेंस। लेकिन वहीं अगर ये डेफेमेशन का केस क्रिमिनल लॉ में हो जाए, क्रिमिनल लॉ में अगर मैं इसकी बातें करूँ तो मैं तब तक ट्रुथ का डिफेंस नहीं ले सकता जब तक उसकी पब्लिकेशन पब्लिक गुड के लिए नहीं करी हो। सच्चाई से मतलब नहीं है, इंटेंशन से मतलब है। मेरी इंटेंशन उसको हानि पहुंचाने की थी तो मुझे डेफेमेशन का केस लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन किसी को हानि पहुंचाने या डिफेम करने की नहीं थी, मैंने बस सच इसलिए बोला ताकि लोगों को पता चले, पब्लिक गुड एंड पब्लिक अवेयरनेस के लिए बोला, तो दैट मीन इन दैट केस ऑफ अ क्रिमिनल लॉ इट्स अ कंप्लीटली नॉट अ ऑफेंस। डिड यू गेट दैट पॉइंट? वहां पे अगर आपने इंडिविजुअली ये क्लियर कर दिया कि भैया पब्लिक से मतलब नहीं है, मैंने बोला है सच, और truth is a complete defense in a case of a tortious liability. But if we come in the criminal liability, if I say that I said truth, why you will be punished me? No, it's not. You said truth, but you have a wrong intention. How can you prove that think that it's the truth or not? Maybe your sources are be wrong. माना आपको वो सच लगता है जिन सोर्सेज से आपने वो बातें कवर करी, पर हो सकता है वो आपके सोर्स गलत हो। आपकी इंटेंशन पे ज़्यादा वर्क होगा कि अगर आपकी इंटेंशन खाली पब्लिक अवेयरनेस की थी तो ठीक है, लेकिन आपकी इंटेंशन पब्लिक अवेयरनेस की नहीं थी, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को डिमिनिश करने की थी, तो आपके ऊपर डेफेमेशन का चार्ज लगेगा। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में हमने डेफेमेशन को ज़्यादा सीरियस एंड ग्रेव समझा,
और वहीं टॉर्ट में हमने उसको लिटरली समझा, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट समझा। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी हमने पब्लिक जनरल पब्लिक को उसमें ऐड करा। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड द क्रिमिनल लॉ, स्टिल दैट डिफरेंट आर प्रेजेंट। इंडिया में इतना ज़्यादा एस्पेक्टिव नहीं है, तो थोड़ा से बस क्लियर करके चलना। अगर आप ये कहो कि जी हमारे यहाँ अब आईपीसी 499 में तो ऐसी कोई खास बात है नहीं, और वहाँ पे भी ट्रुथ डिफेंस है। जैसे कि आईपीसी की मैं बात करूँ तो 499 के जो एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे ट्रुथ डिफेंस है। तो उस चीज में न जाना। जो अभी हम जो बेसिक सिनेरियो की बातें कर रहे हैं वो इक्विटी कोर्ट्स और लंदन की इक्विटी कोर्ट्स और जो टॉर्ट के रियल सोर्स हैं उसके बारे में बातें करें। इंडिया ने तो इसे एक्सेप्ट करा ही नहीं। इंडिया तो टॉर्ट को आज भी एज ए लॉ ऑफ टॉर्ट ट्रीट नहीं करता। हालांकि इक्विटी को कंसाइज के नाम पे हम कोर्ट्स में इसको आजकल फॉलो करने लगे हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म भी इसे फॉलो कर रहा है, बट एज सच हमने डायरेक्टली इसको जज को एक फ्री हैंड नहीं दिया कि भाई आप लॉ ऑफ टॉर्ट के डेवलपिंग के लिए भी कुछ भी डिसीजन दे सकते हैं। We have to be strict with our the written law. Get it? But now we are doing that things, that chapter, so be clear with the tort philosophy reason behind the creation of the tort. सर चेंज नहीं हो रहा है आपका पेज जो है ना वो वही दिखाने लग रहा है। अभी मैंने चेंज करा ही नहीं, मैं इसी को ही बना रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, अभी इसी पे ही है हम। वी जस्ट आर द मेक अ डिफरेंस बिटवीन द क्राइम एंड टॉर्ट। तो क्राइम एंड टॉर्ट में हमने पब्लिक और प्राइवेट रॉन्ग समझा, उसके अलावा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस समझा, सेटलमेंट समझा और कंपनसेशन समझा कि भाई उसमें कंपनसेशन होती है, इसमें कंपनसेशन नहीं होती। वो प्राइवेट रॉन्ग है, वो पब्लिक रॉन्ग है, इसमें सेटलमेंट हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द क्राइम एंड द टॉर्ट। एंड ब्लैक स्टोन, मार्क दैट लाइन, द ब्लैक स्टोन आल्सो गिव द डिविजिबल इनटू द टू सॉर्ट्स, पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, हु गिव द टू सॉर्ट्स ऑफ द लॉ, प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग? दैट इज द ब्लैक स्टोन। Now we come with the tort and breach of contract. That is also other thing. जो breach of contract होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझना है हमें। जो breach of contract होगा, that always be deal with the individual, दो पार्टीज के बीच में, दो मेंबर्स के बीच में, दो एसोसिएशंस के बीच में, दो कमेटीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं और वो इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? नोन होंगे, दे आर नोन टू ईच अदर। बट इफ आई टॉक अबाउट द टॉट, हो सकता है कि ज़्यादा लोगों के बीच में हो, टू पार्टी ना हो, टू और मोर देन टू हो, और हो भी सकता है कि अननोन लोगों के बीच में टॉट हो रहा हो। जो आपने एक दूसरे की जो रेमेडी आप मांग रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, टॉर्ट कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इसलिए रिजेंबल करता है क्योंकि आप कोई ड्यूटी को ब्रेक कर दे। देखो हम सब की एक दूसरे के प्रति राइट है, यू हैव द राइट टू यूज योर प्रॉपर्टी, बट यू आल्सो हैव अ ड्यूटी टू नॉट टू यूज योर प्रॉपर्टी इन दैट वे दैट विल बी द इन्फ्रिंज द राइट ऑफ द अनदर वंस। आपके नेबर्स की जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी उसको इन्फ्रिंज ना करे। आप बाइक चला रहे हैं रोड पे, सिंपल यू हैव द राइट टू राइड योर बाइक ऑन रोड, but on the same time you have a duty to follow the rules and regulation of the safety rules of the roadways rules। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आप ड्यूटी ब्रेक करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कॉज होता है दूसरे व्यक्ति को जो ड्यूटी फॉलो कर रहा था। तो एट दैट टाइप सिचुएशंस कि आपने क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा उसके साथ जो आपकी ड्यूटी थी, जिसकी वजह से ऑफेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से एक्ट क्रिएट हुआ, इंजरी कॉज हुई, डैमेजेस कॉज हुए। अब वो नोन पार्टी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, लेकिन ये तो कंप्लीटली अननोन है, कोई ऑफर एग्रीमेंट नहीं बना इनके बीच में, ठीक है, कोई शेयरिंग ऑफ प्रपोजल भी नहीं हुआ, स्टिल देयर इज अ रिजेंबल लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। सो डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इट कैन बी अकर्ड बिटवीन द अननोन पर्संस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अ थिंग विच ऑलवेज डन विद द इंडिविजुअल्स। इसमें राइट एंड ड्यूटीज की बात हो रही है, रेमेडीज भी कॉन्ट्रैक्ट जैसी है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने शेयरिंग ऑफ प्रपोजल नहीं करा, या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई वर्ड नहीं है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, जो टॉर्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे प्राइमरली वो जनरल पब्लिक के लिए मिलेंगे। जैसे कि एक बड़ा फेमस केस है दुनोग वर्सेस स्टीवनसन का। इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, ड्रिंक मैन्युफैक्चर की एक कंपनी थी, वो ड्रिंक बनाया करती थी। सपोज जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है ना, तो एक मिनट सॉरी, तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाया करती थी। तो उसमें एक स्नेल निकल आया, एक लाइक कीड़ा निकल आया,
और जिसकी वजह से उस कंज्यूमर ने वो कंज्यूम कर ली और उसको वो बीमार हो गया, इन्फेक्शन हो गया. सो देन दे फाइल अ केस ऑन अ कंपनी दैट दे आर नॉट फुलफिल द ड्यूटी टू केयर. उनकी जो ड्यूटी थी केयर करने की, उसको उन्होंने फुलफिल नहीं करा. तो उस केसेस में हमने ये माना कि जो बातें कर रहे हैं जो हम टॉट की, यहाँ पे हमने ऑफर तो शेयर हुआ नहीं, माना उसने खरीदी है और उसने लिया, पर कंपनी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. पर फिर भी कोर्ट ने कहा कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, आपने प्रोडक्ट बनाया बेचने के लिए, और उसने और बेचना क्या, ड्रिंक बेचनी है आपको, एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो कि ईटेबल है, पोर्टेबल है, जो खाने की तरह यूज होगा, जो फूड की तरह यूज होगा, फूड एंड ड्रिंक की तरह जो यूज होगा. सो यू हैव टू बी केयर विद योर प्रोडक्ट बिकॉज यू आर चार्ज फॉर दैट. आप उस पर चार्ज कर रहे हो, एक ब्रांड के नाम से बेच रहे हो, आप पब्लिक का कॉन्फिडेंस ले रहे हो, फिर आप ड्यूटी ब्रीच कर रहे हो. माना उन पे डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, बट इट्स योर जनरल ड्यूटी टू केयर योर प्रोडक्ट. इफ यू आर फेल इन दैट देन यू हैव टू पे द डैमेजेस. गेट इट? तो कॉन्ट्रैक्ट ना हो के भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज आल्सो एड विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड द टॉट का डिफरेंस एक हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो टॉट होगा ना दैट विल बी डील विद द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अब अनलिक्विडेटेड क्या होता है और लिक्विडेटेड क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसा होता है जो कि प्री डिटरमाइंड है, जो आपको पता है. जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आपने हमने बात करी, आपने कहा कि मैं इतने पैसे दे रहे हो, आप मुझे प्रॉपर्टी दे देना, मैं प्रॉपर्टी का वादा कर देता हूँ, और उसमें ये लिख दे कि अगर आपने नहीं दिया ना पैसे लेने के बाद, तो इतने % की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी. इट्स मीन्स अ लिक्विड डैमेज विच ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कि अगर ब्रीच होता है तो ये पे करना पड़ेगा. बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं रहता, सॉरी टॉट में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं. टॉट इज कंप्लीटली अबाउट द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. यहाँ तो पार्टियों में आपस में बात ही नहीं हुई, सडन उन्होंने एक एक्ट हुआ जिसकी वजह से डैमेजेस कॉज हुए, देन यू हैव टू बी पे द डैमेजेस, एंड दैट डैमेजेस आर कंप्लीटली अनलिक्विडेटेड. इट नेवर बी प्री डिसाइडेड, नेवर बी प्री डिटरमाइंड. So this is the difference between tort and breach of contract. First, there is a no offer and share. Second is the no privacy of the contract. And third is about that it is deal with the unliquidated damages. On the other hand, breach of contract deal with the liquidated damages. Get it? Now there is a two portions are left: tort and breach of trust and tort and quasi contract. Breach of trust और trust tort की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर से वही सिमिलर पॉइंट मेजरली आएगा, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का. जो ट्रस्ट होता है उसमें तो डैमेजेस बहुत ज़्यादा प्री डिटरमाइंड होती है, पता रहता है कि कितनी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट पे, कितनी आपने उसको दी है, सारे डैमेजेस असर्टेबल होते हैं बिफोर द एनी एक्शंस. बट इन अ केस ऑफ टॉट देयर इज अ नो एनी डैमेजेस आर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड. एंड अच्छा, ये चीज़ समझ आ रही है ना कि हमें डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉट कभी ना कभी ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट जैसा है. जब हम बाइक चला रहे हैं तो हमें ट्रस्ट है कि सामने वाला भी सही चला रहा होगा, क्योंकि उसने ट्रस्ट ब्रीच करा, दैट मेक अ कॉज है इंजरी. तो वो लगता ट्रस्ट है, फिलॉसफी वाइज वो ट्रस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ टॉट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सिंपल प्री डिटर्मिनेशन है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स है, म्यूचुअल कंसेंट है. यहाँ पे ना मीटिंग ऑफ द माइंड है, ना कोई प्री डिटर्मिनेशन है, जस्ट अवेयरनेस ऑफ द लॉ है कि भाई आप लॉ से चलेंगे, मैं लॉ से चलूंगा. आप में से हम में से कोई भी लॉ को ब्रेक करता है, हु विल बी द ब्रेकर ऑफ द लॉ हैव टू बी पे द डैमेजेस. विच डैमेजेस दैट आर नॉट प्री डिसाइडेड. जितना लॉस उस टाइम पे होगा वो सारा कवर करना पड़ेगा. Okay, so that is the difference between tort and breach of trust. Now we come to the last distinction regarding the tort and quasi contract. अब quasi contract क्या होते हैं पहले ये समझे. quasi contract means a resemble like a contract. जो contract completely नहीं है, अगर हम कहें ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट दे लुक लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, दे थिंक दैट्स अ इट्स सिमिलर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप एग्जांपल दे पाएंगे एक आध कौसा कॉन्ट्रैक्ट का? एक वो चाइल्ड वाला एग्जाम्पल था कि अगर हम चाइल्ड को मेंटेन करते हैं, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि चाइल्ड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. बिलो 18 अगर कोई बच्चा है उसके साथ किया गया सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं. लेकिन फिर भी एक जगह एक सेक्शन में भी आपको बताऊंगा, एक जगह ये स्पेशली था. कौन सा सेक्शन? सेक्शन का नहीं पता सर. हाँ सेक्शन, केस था ना सर.
अभी एक बार देख लेते हैं, सेक्शन भी अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें आगे कवर करना है। तो चाइल्ड के साथ अगर आप हाँ हाँ जी सर। हाँ, चाइल्ड के साथ अगर हम ऐसा कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं और चाइल्ड को मेंटेन करते हैं, तो हम वो सारे पैसा उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। 68 to 70, section 68 to 72 are deal with the quasi contract in the cases of a Indian Contract Act। और ये जो सेक्शन जो मैंने बताया ये 68 था, ठीक है। 71 है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, रीइंबर्समेंट की जो केसेस है 69 है, दैट आर डील विद द कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी देखो क्या है कि पार्टी के साथ ऑफर शेयर नहीं हो रहा, डायरेक्टली उससे कोई बात भी नहीं हो रही, इज इट और नॉट। हम उससे डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे। अब पिछले वाले में जो मैंने डिफरेंस बताया था टॉट और कॉन्ट्रैक्ट का, तब मैंने यही तो बताया था कि जी कोई प्रॉपर प्रपोजल, कोई ऑफर तो शेयर हुआ नहीं, कोई एग्रीमेंट फॉर्म हुआ नहीं, सडन आपके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ। अब कोसाई में भी ये होता है कि कोई ऐसा तो ऑफर शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि चाइल्ड है वो क्या ही कंसेंट देगा और क्या ही उसकी कंसेंट की वैलिडिटी होगी। फिर भी टॉट और कोसाई कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से अलग है, बिकॉज टॉट आर डील विद द अनलिक्विडेड सम ऑफ मनी। फिर से वो बात आती है, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने बच्चे के लिए कुछ दिया या फिर आप फाइंडर ऑफ गुड्स है, तो देन यू आर अवेयर अबाउट द हाउ मच मनी यू विल बी स्पेंड ऑन इट एंड हाउ यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट चाइल्ड। चाइल्ड के पास प्रॉपर्टी है तभी हमने उसको वो मेंटेनेंस करा, और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है हमने कितने मेंटेनेंस दिया। लेकिन टॉट में इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टॉट की जो डैमेजेस है वो तो उस टाइम पे कितना उसको नुकसान पहुंचा उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सो इट्स बाय दैट सिनारियो वी कैन बी कंक्लूड दैट टॉट नाइदर इज अ क्राइम नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड नॉर अ कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? हाँ जी सर। चल, सर इसमें वो केस लगा सकते हैं मोहरी बेबी का सर? मोहरी बीबी वाला केस तो प्योर कॉन्ट्रैक्ट केस है, जो सिंपली ये कह रहा है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द चाइल्ड विल ऑलवेज बी अ वॉइड। हाँ जी सर, यहाँ भी तो चाइल्ड के साथ ही बता रहे थे ना सर आप? नहीं, यहाँ पे तो वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो सेक्शन 68 का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वैलिड है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आर यू अवेयर अबाउट दैट कोसाई कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? फर्स्ट यू टेल मी। सर तो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे चाइल्ड के साथ जो हुआ वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे चाइल्ड से हमने कंसेंट नहीं ली, उसके मेंटेनेंस के लिए हमने उसकी सारी फुलफिलमेंट पूरी करी और अपने आप ही उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले लिया। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका जो ऑब्जेक्ट थे जिन कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के थे वो था वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड या फिर नीड ऑफ द सर्कमस्टांसिस सर था। आवाज़ चली गई सर। हाँ, अब आ रही है आपको आवाज़? अब आ रही है सर। ये जो लॉस थे कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के, चाहे वो चाइल्ड के रिगार्डिंग है, फाइंडर ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग है, रीइंबर्समेंट के रिगार्डिंग है, ये नीड ऑफ द सर्कमस्टांशियल कॉन्ट्रैक्ट थे कि सर्कमस्टांस की रिक्वायरमेंट इस तरीके से थी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना जरूरी था, चाहे वो इसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल हो या ना हो। कि क्योंकि अगर उस टाइम पे चाइल्ड को मेंटेनेंस ना मिलता तो चाइल्ड का वेलफेयर कौन देखता? प्रॉपर्टी की कीमत कम थी, चाइल्ड की लाइफ की कीमत ज़्यादा थी। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द लॉ इज दैट। ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं। सम ऑफ द डेफिनेशंस आर गिवन इन दिस एग्जाम। यू हैव टू बी जस्ट मेक अ नोट्स रिगार्डिंग दैट कि भाई कौन से वर्ड किस डेफिनेशंस में यूज हुए। तो सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट काफ़ी फेमस है और काफ़ी आता है यूजीसी नेट में, कि यूजीसी नेट के सेक्शन 2M में टॉट को डिफाइन किया गया है और उसमें बड़ा ही सिंपल सा कहा है भाई टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो सिंपली कह रहे हैं कि टॉट पहली बात तो सिविल रॉन्ग है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तीन बात इसने कही, टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ओके, हाँ जी सर। नेक्स्ट इज डिफाइंड विद द फ्रेजर। फ्रेजर ने वर्ड यूज करा है इन्फ्रिंजमेंट। ये पहले मैं वर्ड्स मार्क कर देता हूँ। फ्रेजर इन्फ्रिंजमेंट आता है तो फ्रेजर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू रीम। ठीक है। सालमंड कहता है इसे सिविल रॉन्ग और विलफील्ड कहता है इसे टॉर्टियस लाइबिलिटी। तो इन तीन चार वर्ड से आप हमेशा याद रखेंगे किस डेफिनेशन किसकी है। तो फ्रेजर इज सिंपली सेड दैट इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रीम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। फ्रेजर कह रहा है कि ये इन्फ्रिंजमेंट है कौन से राइट का? राइट इन रीम। और राइट इन रीम क्या होते हैं? जो पब्लिक राइट होते हैं,
दो तरीके के राइट होते हैं, थोड़ा सा ये और समझ ले पहले। रैम और पर्सोनम। हाँ जी सर। जो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट राइट हैं वो तो है राइट इन ड्रीम, और पर्सोनम जो इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट राइट हैं, प्राइवेट राइट हैं, उन्हें हम राइट इन पर्सोनम कहते हैं। तो फ्रेजर कहता है कि ऐसे राइट का इन्फ्रिंजमेंट जो पब्लिक एट लार्ज के लिए है बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट, लेकिन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ये राइट दिए गए हैं, पब्लिक एट लार्ज वाले राइट एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने दिए हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है और उसमें कंपनसेशन मिल रहा है टू द इंजर्ड पार्टी को, तो उसे हम टॉर्ट कहेंगे। टॉर्ट एक ऐसा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ रीम है प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा जिसमें कंपनसेशन प्रोवाइड होती है इंजर्ड पार्टी को। गेट इट? सारी बातें इसने कंक्लूड करके लिखी। वही सालमंड कहता है इट्स अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन। सिंपल इसने कहा कि कॉमन रेमेडी जिसमें मिल सकती है वो सिविल रॉन्ग टॉर्ट है। अ कॉमन रेमेडी क्या है? लॉ एक्शन फॉर द अनलिक्विडेड डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिव। ऐसा कोई एक्शन जिसमें अनलिक्विडेड डैमेजेस मिल सकें लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो और कोई अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन ना हो। इन तीन चार चीज़ों से अलग अगर किसी में अनलिक्विडेड डैमेजेस मिल सकती हैं तो वो पोर्शन आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है। ऐसा लॉ ऑफ एक्शन जिससे अनलिक्विडेड डैमेजेस मिले बिना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इक्विटेबल ऑब्लिगेशन के, तो वो है लॉ ऑफ एक्शन। जो लॉ ऑफ एक्शन है ना, वही लॉ ऑफ एक्शन टॉर्ट है, वही लॉ ऑफ टॉर्ट है। Now we come with the Winfield. Winfield said that the tortious liability arise from the breach of duty primarily fixed by the law. यहाँ पे टॉर्ट ने कहा, विनफील्ड ने कहा कि टॉर्ट भैया लॉ के द्वारा क्रिएट करा गया है। यहाँ पे विनफील्ड थोड़ा सा अलग हुआ। विनफील्ड ने लॉ का एक ब्रॉड सिनेरियो रखा कि एक ऐसा लॉ जो टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट करता है वह लॉ ऑफ टॉर्ट है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड उसने कॉइन करा, टॉर्टियस लाइबिलिटी। अभी तक हमने बहुत सारी सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी तो पढ़ी, ड्यूटीज पढ़ी। ना उन्होंने कहा कि भाई जैसे सिविल लॉ है वैसे क्रिमिनल लॉ है, ऐसे ही टॉर्टियस लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। ये बात थोड़ा सा समझना कि आप बस ये समझ लो 3 लॉ हैं अब दुनिया में। हाँ जी सर। जो अब तक सिविल और क्रिमिनल लेके चल रहे थे ना, सिविल क्रिमिनल, अब विनफील्ड कह रहा भैया टॉर्ट भी है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। यहाँ से सिविल लाइबिलिटी बनती है, यहाँ से क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती थी, यहाँ से टॉर्टियस लाइबिलिटी बनती है और इसका फिक्स्ड लॉ भी है, बस हमने को बनाया नहीं है। अब क्योंकि हम इसमें फेल्ड रहे हैं या फिर अभी तक हमने कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। क्रिमिनल लॉ भी तो धीरे धीरे ही बना था, हाँ जी सर। सेम कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट भी एक पूरा प्योर लॉ है, धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, so that is the definition criteria regarding the section 2M of the Limitation Act, Fraser, Salmon and Winfield. Get it everyone? Now we come with the some of the basic idea regarding the definition. तो definition से हमें क्या आइडिया मिला? सबसे पहले कोई सिविल रॉन्ग हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से अलग हो, ये ट्रस्ट है, और जिसमें अनलिक्विडेड डैमेजेस मिली हो। अगर ये 3 चीज़ें कहीं भी मिल जाए, सिविल रॉन्ग जो कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और जिसमें अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलती हो, वो टॉर्ट है। तो यहाँ तक हमने टॉर्ट की डेफिनेशंस का क्राइटेरिया कवर करा। इसमें कोई डाउट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड क्या था सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ और थर्ड ये है कि उसमें अनलिक्विडेड डैमेजेस हो। तो वो ये 3 चीज़ें कहीं मिलती हैं तो वो टॉर्ट क्रिएट करती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। ये बड़ी ही अलग से थ्योरी रही है जिसे हम ध्यान से भी समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट बोलेंगे इसे या लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलेंगे, क्या फर्क है इनमें, क्या आप बता पाएंगे? सर। कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है मैं इसे लॉ ऑफ टॉर्ट बोलूं या लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलूं, इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पे? टॉर्ट ही बोलेंगे सर, टॉर्ट। अच्छा टॉर्ट बोलेंगे, टॉर्ट्स क्यों नहीं बोलेंगे? तो टॉर्ट ही सुना है तो। अच्छा आपने सुना ही नहीं, फिर ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो मैं आपको बताऊं, सालमन ने कहा कि हम इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलेंगे। अच्छा फर्क क्या होगा वैसे, क्या लगता है इनसे, टॉर्ट एंड टॉर्ट से? सर।
विनफील्ड ने कहा हम इसे लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मैं अगर आपसे कहूँ, ध्यान से बस इजीली समझना, कि मैं इससे कहूँ कि क्राइम हुआ है, हाँ जी सर। और मैं आपसे कहूँ ये क्राइम्स हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं आपसे कहूँ ये क्राइम है, और मैं आपसे कहूँ ये क्राइम्स हैं, जब कहीं पे मैम वर्ड एस लग गया ना, तो इट्स मीन्स नंबर, नंबर आगे। नंबर मतलब काउंटिंग, काउंटेबल नंबर आगे। और जहाँ पे मैंने कहा क्राइम, ओनली क्राइम, तो वहाँ एक बड़ा सिनेरियो हो गया कि भाई काउंट नहीं हो सकता। क्राइम मतलब जो कुछ, एक डेफिनेशन है उसकी। क्राइम अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इट इज सम चीज, क्राइम मतलब ये नाउन है, अब समझ रहे हो, संज्ञा है किसी चीज की, अब बात है, किसी कोई मुद्दा है ये। लेकिन मैं कहूँ क्राइम्स हैं, बॉल्स हैं, ग्रेप्स हैं, तो भाई इतने क्राइम हैं जी, इतने नंबर हैं ये। सालमन ने ये कहा कि भैया लॉ ऑफ टॉट नहीं, लॉ ऑफ टॉट से कुछ क्राइम्स हैं, उनकी लिस्ट बना लो, टॉट खत्म हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट? उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, घुसो मत इतना, आप इसको नया सब्जेक्ट मत बनाइए, आप ये कुछ लिस्ट ऑफ टॉट्स हैं, और देयर इज अ नो लॉ ऑफ टॉट, इट्स अ लॉ ऑफ टॉट्स। कुछ टॉट्स हैं, कुछ सिविल रॉन्ग है जिनकी मैंने लिस्ट बना दी, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने एक कंक्लूसिव डेफिनेशन दी, कंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, कि जो मैं लिस्ट बना के दे रहा हूं बस यही है, इसके बाद और कुछ नहीं। इसने कहा कि लॉ ऑफ टॉट्स के अंदर कोई प्रिंसिपल, कोई फंडामेंटल्स, कोई रीजनिंग, कोई बड़ी चीजें नहीं है, कुछ दो चार क्राइम्स है की लिस्ट है, बस वो लॉ ऑफ टॉट्स है। वहीं विनफील्ड ने ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, लॉ ऑफ टॉट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, सिनेरियो, क्राइटेरिया, वेयर द सो मेनी थिंग्स आर कवर्ड। उसके अलग थीसिस हैं, उसके अलग फंडामेंटल्स हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी वैल्यूज हैं, उसकी फॉर्मेशन है। कुछ दो चार टॉट्स से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें दो चार अफेंस होते हैं। दो चार तो हमें पता है आज की डेट में, आगे और भी पता चलेंगी और ऐड होंगे। तो उसने कहा कि जैसे सिविल लॉ है, लॉ ऑफ सिविल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम है, ऐसे ही लॉ ऑफ टॉट है, इट्स अ सब्जेक्ट है, एक अलग से विषय वस्तु है, चिंतन योग्य वस्तु है। वहीं इसने कहा कि नहीं, ये तो इंक्लूसिव लिस्ट है एक। इसने जो डेफिनेशन दी विनफील्ड की, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, और इसका जो सिनेरियो था वो ब्रॉड सिनेरियो था। वही लॉ ऑफ टॉट की एक्सक्लूसिव डेफिनेशन और नैरो सिनेरियो था। डिड यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? एग्जाम पर्पस से बस इतना ही ध्यान होना चाहिए भैया, टॉट्स किसने दिया? सालमन ने दिया। लॉ ऑफ टॉट किसने दिया? विनफील्ड ने दिया। बट आई वांट टू बी क्लियर द थ्योरी बिटवीन देम, कि लॉ ऑफ टॉट का मतलब है कि एक सब्जेक्ट मैटर जिसके पीछे सारी लॉज हैं, फिलॉसफी है, क्रिएशंस हैं। वही लॉ ऑफ टॉट्स का मतलब है सम ऑफ द लिस्ट, नंबर है, टोटल इतने नंबर के ऑफेंसेस हैं, उसे समझ लो। यहीं पे मैं आपको बताऊं, इस वाले उसमें नहीं है, चलो एक बार विनफील्ड पढ़ लेते भाई, विनफील्ड क्या कहता है। विनफील्ड का तो लॉ ऑफ टॉट, सालमन, हाँ सालमन की थ्योरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सालमन कहता है कि देयर इज अ नो लॉ ऑफ टॉट, देयर इज अ लॉ ऑफ टॉट्स, देयर इज अ थ्योरी ऑफ पिजन होल थ्योरी। उसकी सालमन की जो थ्योरी थी वो पिजन होल थ्योरी थी। वो बड़ी सिंपल सी थ्योरी थी। वो ये कह रही थी कि अलग अलग होल बने हुए हैं। ये होल क्या है? ये टॉट्स हैं। जो भी व्यक्ति इसमें आके गिर गया और इस होल में फिट बैठ गया तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर निकल रहा है तो फिर वो फिट नहीं बैठा, तो वो टॉट्स के उस खांचे में आया ही नहीं। जो पिजन, जो कबूतर इसमें फंस गया, वो टॉट्स की लाइबिलिटी आ गई, उस पर टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट होगी। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वो मतलब वर्ड्स पे ऐसे ना जाइए। वो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात रही कि आपको ये ध्यान रहा, फिनलैंड के साथ टॉर्टियस लाइबिलिटी, मतलब वो कह रहे हैं कि टॉट उस पर क्रिएट हो गया जो इसमें फंस गया।
उसने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई फंडामेंटल कोई कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल पिजन होल थ्योरी है, बहुत सारे होल्स हैं, उन होल्स को याद कर लो, वही डेफिनेशन है, वही क्राइटेरिया है, उसमें जो जो फंस जाएगा वो टॉर्ट की लाइबिलिटी उस पर क्रिएट हो जाएगी। स्पेशल कोई फंडामेंटल इसका नहीं है, सिंपली पिजन होल थ्योरी। तो उसने कहा कि हर ऑफेंस की टॉर्ट के अंदर एक डेफिनेशन है और बस वही है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पीछे कोई फंडाज नहीं है, कोई स्पेशल क्रिएटिविटी थिंकिंग नहीं है। जैसे कि मैं क्राइम की बात करूँ तो हम क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ते हैं, पेनोलॉजी पढ़ रहे हैं, विक्टिमोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रोवोकेशंस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, जनरल रूल्स पढ़ते हैं। टॉर्ट में वही सालमेंट ये कहता है कि ये सारी चीज़ें टॉर्ट में नहीं है जी। टॉर्ट में एक सिंपल सा होल है, जिसके अंदर जो फंस गया उस पर लाइबिलिटी क्रिएट हुई, भैया कंपनसेट कर जा, पैसे दे और बाहर निकल जा, मारा नहीं जा रहा पिजन को। तो ये कहा टॉर्ट्स में सालमन ने, इस थ्योरी को हमने नाम दिया पिजन होल थ्योरी। वही विनफील्ड ने कहा कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ का एक खांचा है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी डेफिनेशन की एक कन्फाइंड क्राइटेरिया, उस डेफिनेशन के बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और टॉट के अपने खुद बहुत सारे फंडाज हैं। उसे इतना नैरो मत क्रिएट करे कि कुछ डेफिनेशंस में ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट आर डील विद द लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट्स। गेट इट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो एक केस हुआ एसपे वर्सेस वाइट 1702 में। ये काफ़ी फेमस केस था जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी वैसे उसका ये प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। सीजे हॉल्ट, ये 2-3 वर्ड्स याद रखना। चीफ जस्टिस हॉल्ट ने इसका डिसीजन दिया 1702 में एसपे वर्सेस वाइट का केस था, और उन्होंने कहा कि देयर इज ओबी जस्ट एबी रेमीडियम, जहाँ जहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ है वहाँ वहाँ रेमेडी होगी। अब वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ वाली जो लाइन है ओबी जस्ट एबी रेमेडियम, ये दोनों ही थ्योरी में फिट बैठती है। अगर मैं विनफील्ड की थ्योरी जाता हूँ तो वो तो पूरे फंडास दे ही रहा है, वो बता रहा है कैसे रेमेडी मिलेगी, क्या मिलेगी। वहीं मैं टॉर्टियस लाइबिलिटी सॉरी सॉल्वेंट की अगर थ्योरी में जाता हूँ तो वो सिंपल ही कह रहा है कि अगर कबूतर फंस गया उसमें, वो उसमें फिट आ गया तो उसको रेमेडी मिलेगी, अगर फिट नहीं आया तो अपने आप चला जाएगा, फिर रेमेडी नहीं मिलेगी। हो सकता है जब वो उसमें आए, अंदर घुसे उस होल में, तो कहीं ना कहीं उसको डैमेजेस हो, लेकिन इंजरी जब होगी जब वो रुक जाएगा, फंस जाएगा उसमें। अगर वो अपने आप निकल गया दैट इज नो इंजरी। इस लाइन को आगे के लिए कैप्चर करके रखना। अगर वो अपने आप निकल गया तो डैमेजेस हो सकती हैं लेकिन इंजरी में भी ना हो। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि डैमेजेस और इंजरी आर द टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, इससे हम आगे भी पढ़ेंगे। So that is the thing which is given by the pigeonhole theory of the Salmon. These are the some of, सीजे होल्ट में ये किस चीज के बारे में था सर ये केस? ये केस अभी हम तो आगे डिस्कस करेंगे मैम। अभी आप बस इनका नेम रिमाइंड रखिए, ये केस अभी आगे हमें डिस्कस करना है काफ़ी डीप लेवल में, फैक्ट्स अभी हम बताएंगे इसके। तो कुछ केस और है इसी में ऐसे ही। एक केस है ल्यूमले वर्सेस गे, इंड्यूसमेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। This theory also supported by the creation of the new torts by the court of law। यहाँ पे ये जो केस थी, लिस्ट मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये सालमेंट की लिस्ट है, सालमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये। तो उन्होंने ल्यूमले वर्सेस गेई वाले केस में भी कोर्ट ने ये माना है कि इंड्यूसमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से भी काफ़ी सारे टॉर्ट्स धीरे धीरे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, टॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट इस वाले केस में क्रिएट करा गया। तो ल्यूमले वर्सेस गेई का अगर क्वेश्चन आता है तो एक तो इसने टॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट क्रिएट करा और सालवेंट का ये सपोर्टर रहा। डिसीट का जो केस था वो पैस्ले वर्सेस ट्रेसमैन में। इंटीमिडेशन का जो केस था वो रॉक्स वर्सेस बर्मंड में। इसके अलावा इंड्यूसमेंट टू वाइफ टू केयर हर हस्बैंड का जो केस था विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक में। और नेग्लिजेंस एज अ सेपरेट टॉर्ट रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। लिस्ट आपको याद रखनी है, नेग्लिजेंस रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, वाइफ केयर का केस आता है विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक, इंटिमिडेशन का केस आता है रॉकिस वर्सेस बमार्ड, डेसेट का केस आता है पैस्ले वर्सेस ट्रेसमैन, और इंड्यूसमेंट का आता है तो ल्यूमले वर्सेस गेई। ओके, तो यू हैव टू बी, क्या मीनिंग है सर इधर? क्या चीज? डिसाइड मींस क्या है सर? डिसाइड इन पैसे वर्सेस ट्रेसमैन। सब आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मैम। सर डिसाइड इन पैसे वर्सेस ट्रेसमैन केस है ना सर? डिसाइड में डिसऑनर मैम, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, डिसऑनेस्ट
डिसऑनेस्ट बिहेवियर, किसी के साथ मतलब 420 वाली जो ऑफेंसेस थे ना, जो हमने 420 में लिए गए आईपीसी 420 में, किसी के साथ चीटिंग करना और उसके कोई अनवांटेड प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लेस जो है, दैट इज द डिसीट। ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आप किसी को डिसीट करते, छल करना, ठीक। हाँ, तो और इंटीमेट का क्या रहेगा सर? नेक्स्ट इज अबाउट द इंटीमेशन का सर, क्या चीज, इंड्यूसमेंट और इंटिमिडेशन है ना सर इधर। सेकंड केस है ना सर, रॉक्स वर्सेस। इंटिमिडेशन, धमकी देना मैम, हाँ जी सर। धमकी देना किसी को, वो होता ना कि मतलब बुली करना, है ना। क्लियर? अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आज। हाँ जी सर। ठीक है, और इंड्यूसमेंट मतलब किसी को प्रवोक करना, इंड्यूस करना, डिड यू गेट दैट थिंग, कि किसी को प्रोत्साहित करना कुछ करने के लिए। अबेटमेंट बोल सकता है सर। हाँ, अबेटमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक, so that are the different different law of torts which are created by the different cases. You have to be make a list regarding that and be clear with the objective questions. ठीक, अब कुछ प्रिंसिपल्स लेते हैं हम कि क्या क्या उसमें प्रिंसिपल्स होंगे जब आपके पास ये टॉट क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बात रहेगी एक्ट और ओमिशन की। एक्ट माने करना और ओमिशन माने ना करना। ठीक है, एक्ट मीन्स करना और ओमिशन मीन्स ना करना। ना करना भी एक एक्ट ही होता है। ठीक है, ओमिट करना, जो आपको करना चाहिए था फिर भी आपने नहीं करा, दैट इज आल्सो अ रॉन्ग। या फिर जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया, वो एक्ट में आ गया। तो एक्ट और ओमिशन दोनों आर द बेसिक एसेंशियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टॉट। जब टॉट बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होगा कोई ना कोई एक्ट, कोई एक्टिविटी आपने करी है जिसकी वजह से कुछ इंजरी क्रिएट हुई है, लीगल डैमेजेस क्रिएट हुए हैं, तब उसमें हम टॉट की वैलिडिटी लगाएंगे। अब इसमें दो पॉइंट बड़े ध्यान से समझने हैं आपको, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पे अब आप चीज़ें समझेंगे। इंजरी विदाउट डैमेजेस, ये तो रहा इंजूरिया साइन डैमनम का, और डैमेजेस विदाउट इंजरी, ये कुछ कंसेप्ट पहले आपने कभी करा? यस सर। हाँ, फिर तो ये क्लियर हो जाएगा इजीली। तो आपको इंजरी कॉज हुई है लेकिन डैमेजेस नहीं हुआ। इंजरी आर डील विद राइट और डैमेजेस आर डील विद लॉस। अगर आपके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं तो हुई है इंजरी। अगर कोई इंजरी हुई है लेकिन लॉस नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो टॉट की लायबिलिटी उसमें क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आपको लॉस तो हो गई पर कोई राइट तो इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं। इसका मतलब सामने वाली पार्टी ने कुछ गलत नहीं करा, आपको लॉस हुए, मे बी सम मे बी द एनी अदर रीजंस, उस पार्टी की वजह से लॉस हो सकते हैं, लेकिन उस पार्टी ने फिर भी कोई आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं करा, उसने अपना राइट एक्सरसाइज करा है। आप अगर अपना राइट इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि दूसरे का राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, तो दैट इज अ कंप्लीटली लीगल थिंग। हाँ जी सर। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट इसने ये कहा कि जब तक आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा तब तक आप टॉट की लायबिलिटी में नहीं आएंगे। जब राइट इन्फ्रिंज होगा तभी लायबिलिटी में आएंगे, नो मैटर डैमेजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास दो तीन केस थे, जो अब फिर हम एसपे वर्सेस वाइट और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के पे आते, जो अभी आप पूछ रहे थे ना, ये वाला केस 1702 और एसपी वर्सेस वाइट और भीम सिंह वर्सेस जे&के, दोनों ही केस बिल्कुल सिमिलर है, सेम इनकी फैक्ट है। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, इलेक्शन का टाइम चल रहा था, इसे वोट गिरने जाना था, और ये सपोज कि ए और बी दो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको गिरनी है ए को वोट, तो बी आता है और इसे वोट नहीं गिरने देता ताकि वो ए को वोट ना गिर दे, ताकि वो हार ना जाए। ठीक है, बी ने इसे रेस्ट्रेन करा वोट गिरने से, तो इसमें इसका राइट इन्फ्रिंज हो गया। राइट टू वोट का आर्टिकल 326 में जो राइट है, ये लिख लेना आर्टिकल 326 को ही हम अडल्ट सफरेज बोलते हैं। कई बार ये स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है, वेयर द अडल्ट सफरेज हैज बीन राइट। तो इसका राइट टू वोट इन्फ्रिंज हुआ। अब इन्फ्रिंज हुआ लेकिन क्या हुआ कि ए फिर भी जीत गया, ए तब भी विन हुआ।
तो क्योंकि इसने राइट को इंजर करा पर इसको डैमेजेस तो नहीं हुए, जिसको वोट गिरना चाहता वो तब भी जीत गया, फिर भी यहाँ पे टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट होगी बिकॉज यू मेक द इंजरी टू दैट गाय रिगार्डिंग देयर राइट। ठीक है, वहीं पे हम अब ये वाला एक एग्जांपल लेंगे ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का। सिंपल ये था कि ए है, ए का स्कूल चल रहा है बहुत बढ़िया, ए अच्छी उससे अर्निंग कर रहा है, उसे थोड़ी सी आगे बाद में बी एक और स्कूल खोल लेता है अपनी प्रॉपर्टी पे बिना किसी वाद विवाद के, उसने स्कूल खोल लिया। अब स्कूल खुलते ही कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, सो सेम टाइम का कंपटीशन बढ़ा तो भाई ए को लॉसेस स्टार्ट हो गए, ए के एडमिशन्स कम हो गए, बच्चे यहाँ भी शिफ्ट हो गए कुछ बच्चे, तो यहाँ पे ए को डैमेजेस तो हुए लेकिन इंजरी नहीं हुई। ठीक है, सेम थिंग आर विल बी डील विद दैट देयर इज अ नो मैटर वट एवर द डैमेजेस अकर और नॉट। तो अगर इंजरी नहीं होती तो डैमेजेस का होना या ना होने से कोई मतलब नहीं है, मेन आपकी इंजरी है। जब तक आपके राइट इन्फ्रिंज नहीं होंगे तो आपके डैमेजेस काउंट नहीं होंगे। गेट दैट पॉइंट? अभी जो लिस्ट है ये केसेस की लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वो कि सारे केसेस आपको रिमेंबर वाइज करने हैं, और जो मैंने पीडीएफ शेयर करी उसमें उनके फैक्ट्स भी हैं, फैक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ लेना, सिमिलर केस ही है सारे, पर लिस्ट आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली इनके नाम से आ जाएगा कि कौन सा डेमनम साइन इंजीरिया का केस है, कौन सा इंजीनियम साइन डेमनम का। ठीक है, चलो आज की क्लास यही डन करें फिर हम। ओके देन।